हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा टॉपिक है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का धारामापी, ये जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक भी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे धारामापी बता रहा है कि धारामापी मतलब धारा मापने का कोई क्या हो गया, ये उपकरण हो गया। इसकी सहायता से कुछ माइक्रो एम्पियर्स में हम क्या कर सकते हैं, जो धारा का क्या निकाला जा सकता है, इसमें मान निकाला जा सकता है या उसको हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस टाइम के लिए बात। तो जो धारा मापी होती है वो किस काम में आती है, मुख्यतः हम ये कहेंगे कि धारा मापने का ये क्या हो गया, ये उपकरण हो गया। तो जो धारा मापी है वो दो प्रकार की होती है। तो दोनों में क्या होगी, एक चल चुंबक धारा मापी और सेकेंड है हमारी चल कुंडली धारा मापी। हमारा जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें हम सिर्फ बात करते हैं किसकी, चल कुंडली धारा मापी के बारे में बात करेंगे। उसमें भी हमारे पास क्या है, एक तो होगी निलंबित कुंडली धारा मापी और सेकंड होगी किल्पित कुंडली धारा मापी। अगर धारा मापी हमें पूछे या फिर इसको क्या कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर जो प्रैक्टिकल्स करते हैं उसमें हम बार बार की जो ये कहेंगे, अगर हमारे पास प्रैक्टिकल्स में मीटर सेतु वाला करेंगे उसमें भी धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए या ये कहें कि उसका जो शून्य विक्षेप है उसके लिए वहां भी हम क्या धारा मापी का ही प्रयोग करते हैं। जिससे बात नहीं आ गई कि धारा की दिशा या धारा मापना का जो उपकरण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, धारा मापी कहलाता है। तो जो धारा मापी है उसका सिद्धांत क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। धारा मापी सिद्धांत क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ही हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित की जाती है तो एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो ये जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है इससे क्या होगा कि इसमें जो प्रवाहित धारा क्या है वो क्या होगा, उसमें ऐंठन आएगा और उससे जो उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ जो धारा मापी है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य, बल आघूर्ण पर क्या करता है, काम करता है। अभी यहाँ जो छोटी छोटी जैसे हमारे पास जो कोरोना के कारण जो सिलेबस कम हो गया है वहाँ कहीं जो माइनर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ जो छोटी बातें यही होती है कि जैसे हमारे पास छोटा क्वेश्चन पूछ लिया कि धारा मापी के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होती है उसके बारे में देखो कि निलंबित कुंडली धारा मापी के लिए क्या किया जाता है, हम दो अवतलाकार क्या ले लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो हमने क्या ले ली, चुंबकीय ध्रुव ले ली। ठीक है, अभी इन चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक लोहे की रोड ले ली जाती है और उसके चारों ओर हम तांबे के कोई सुचालक धातु से क्या है, तार लपेट दिया जाता है। ध्यान रहे ये लोहे की रोड है, इसकी क्या है, टच नहीं हो रही है। अभी ये जो हमारा ले रहे हैं क्या, जो कुंडली है उसके एक फास्फोरस ब्रांच धातु है ना, फास्फोरस ब्रांच धातु के तार से इसको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है और बीच में एक हम क्या ले लेते हैं, समतल दर्पण ले लेते हैं। समतल दर्पण का मतलब जो हम घर में काम में लेते हैं उस दर्पण की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ किसी बिंदु जैसे C1 से कनेक्ट कर दिया और इसके बाद में हम इसको जो हमारा परिपथ होगा उसके किसी एक सिरे से कनेक्ट कर देंगे और इसका जो दूसरा सिरा है ये इसको नाम क्या दे दिया मैंने, T2 दे दिया और इस सिरे को उस परिपथ के क्या कर दिया जाता है, दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो T1 है इससे तो धारा क्या होती है, इन होती है और T2 से क्या होगी, बाहर होगी। तो इसमें जो हमारा सिद्धांत की बात कही कि इसमें जैसे ही क्या किया जाता है, तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने से इसमें क्या होंगे, जो अपन ने जो ये दो ध्रुव लिए हैं, चुंबकीय ध्रुव है जिनका मेन काम क्या है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के लिए ही है। तो वो क्या करेंगे कि इसमें जैसे धारा प्रवाहित होगी इस तार में क्या होगा, कुछ ऐंठन आएगा और यहाँ जो बल आघूर्ण हमने जो बात की किसका, जो सिद्धांत है वो बल आघूर्ण का। तो यहाँ तो बल आघूर्ण हमारे पास जो बल लगेंगे तो एक बल तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम, एक तो विक्षेपक कह दो या इसको क्या कह दो, हमारे पास ये कह सकते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगेगा और या इसको क्या कहा जाता है हमारे पास
गया ऐंठन बल। ये जो दोनों बल हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इनका जो मान होगा बराबर होने का मतलब ये दोनों के दोनों ही क्या है, इक्वली है। दूसरी चीज हमारे पास इसमें जो मेन, जैसे हर एक बात को आप ध्यान से देखना है कि ये जो दोनों बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहे हैं तो ये इनका मान हमारे पास कितना होगा, क्योंकि हमने जो इसके सिद्धांत में हमने क्या बात कही कि जैसे ही इसके अंदर क्या है, धारा प्रवाहित की जाती है धारा मापी के अंदर, तो धारा मापी में धारा प्रवाहित करते ही इसके अंदर क्या होगा, कोई ऐंठन उत्पन्न होगा। ऐंठन उत्पन्न होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो बल आघूर्ण है वो किस कहलाएगा, उस ऐंठन के समानुपाती होगा कि जितना बल आघूर्ण लग रहा है वो क्या होगा, उतना ही उसमें ऐंठन कोण होगा। अब यहाँ पे ऐंठन कोण आ रहा है तो उसको साथ में हम डिस्क्राइब कर लेंगे। तो जैसे ये हमारे पास क्या, हमारा ये तार है, इसमें हमने क्या प्रवाहित की, धारा प्रवाहित की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक आप ये कहां से निकालेंगे, ये फाई जो हमारा ऐंठन कोण आ रहा है, फाई क्या है यहाँ पे, ऐंठन कोण। ये मान कहां से कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हम इस समतल दर्पण की सहायता से ज्ञात करेंगे कि इसमें उत्पन्न होता है, ये क्या करेगा, जैसे टर्न हो गया तो इसमें भी अपनी मूल स्थिति से छोड़ेगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या आएगा, ये आपतित किरण हो गई और ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण। तो ये कोण क्या हो गए, इसके क्या हो जाते हैं, ऐंठन कोण हो जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखोगे कि फाई और फाई ये क्या है, इसके ऐंठन कोण है। यहीं से अगर हम बात करना चाहिए, अगर यहाँ पे एक लंब डाल दिया जाए और अगर हम किसकी बात करते हैं, tan 2 फाई की बात करते हैं, ठीक है। tan 2 फाई का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी तो हमने क्या ले ली, स्मॉल डी, और इन दोनों के जो बीच की दूरी को क्या ले लिया हमने, कैपिटल डी। तो tan 2 फाई बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डी अपॉन क्या हो गया, कैपिटल डी। तो यहाँ जो ये फाई कोण है बहुत ही क्या है, छोटे हैं, तो फाई क्या है, बहुत न्यून है। न्यून होने का मतलब जो tan 2 फाई हम ले रहे हैं वो लगभग किसके बराबर आ गया हमारे पास, 2 फाई के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो tan 2 फाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, tan 2 फाई का मतलब 2 फाई इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल डी अपॉन क्या आ गया, कैपिटल डी। या इसको क्या लिखा जा सकता है, फाई, क्योंकि हमें फाई की वैल्यू चाहिए होगी, डी अपॉन क्या गया, 2d। अभी इसको क्या दे देते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और आगे इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम बात कौन से बल आघूर्ण की करेंगे, हम विक्षेपक के बारे में, ऐंठन के बारे में हमने बात कर ली कि ऐंठन जो कोण है, ऐंठन क्या हो जाएगा, ऐंठन कोण बल आघूर्ण वो किसके समानुपाती होता है, ऐंठन कोण के। और यहाँ जब समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे हम तो इसको नाम क्या दे देते हैं, बराबर क्या दे देते हैं, सी फाई। यहाँ जो सी है वो क्या कहलाएगा, ऐंठन नियतांक कह दो, या इसे कहा जा सकता है क्या, समानुपाती नियतांक भी कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, निलंबन के ऐंठन का नियतांक कहा जा सकता है। और बात यह है कि ये जो सी है वो क्या है, हमारा ऐंठन नियतांक है। अभी हमने फाई इक्वल टू डी अपॉन 2d निकाला है, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी, 3 दे दी। अब बात करते हैं किसकी, हम तो कौन सा बचा हमारे पास, जो बल आघूर्ण है, विक्षेपक बल आघूर्ण है, उसकी बात करते हैं। तो ये जो विक्षेपक बल आघूर्ण है वो क्या होगा, यदि कोई कुंडली है, ठीक है, वो अपने अल्फा कोण से क्या हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है, तो उस स्थिति में हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में अपने जो पिछले की इसी चैप्टर में शुरुआत में, जो तो विक्षेपक का मान क्या होता है, एन आई ए बी इंटू क्या होता है, साइन अल्फा होता है। ये क्या होगा, विक्षेपक बल आघूर्ण। यहाँ जो आई है धारा प्रवाहित कर रही है उसका मान है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए एरिया है, और एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, और ये जो अल्फा कोण है वो क्या है, त्रिज्य कोण इसको कहा जा सकता है। अभी ये त्रिज्य कोण की या त्रिज्य अपन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इसमें बात करेंगे, वो क्यों लेते हैं, वो क्या होगा कि अगर यहाँ पर हम इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं हम, उसके लिए क्या लिया हमने, ये जो एन और एस लिए हैं वो कैसे लिए हमने, अवतला
ए बी, और इसको नंबर दे दिया हमने 4। हमने शुरुआत में क्या कहा था कि जैसे ही हम इसके अंदर क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित की जाती है, करंट पर लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बल आघूर्ण लगते हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जो क्या होते हैं, समान होते हैं। समान होने का मतलब क्या आ जाएगा कि हमने ये कहा था कि ये जो बल आघूर्ण लग रहे हैं हमारे पास, Fn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो विक्षेपक की बात आ जाएगी। ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे पास, बराबर आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 से क्या रख देंगे, इनमें क्या है, इसका वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, जो धारा हमें मापनी है उसके बारे में आ जाती है। अगर यही है फिर हम ये कह दें कि ये जो फाई है इसका मान क्या जाए, इकाई आ जाए, यानी कि 1 डिग्री का। तो फाई इक्वल टू 1 लिया जाता है। तो यहाँ जो एटन कोण है वो किसके बराबर आ जाएगा, एटन नियतांक के क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। अर्थात ये कहा जा सकता है यहाँ पर कि एकांक एटन के लिए जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या है, वो निलंबन के एटन नियतांक या के एटन नियतांक के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बात हमारे पास कहाँ से आ रही है, तो एटन वाली यही बात करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से तो विक्षेपक का और तो एटन का क्या रख दिया, मान रख दिया। तो ये तो आया C फाई इक्वल्स टू N I A B। अभी मैं क्या ये सारा इरेज कर देती हूँ, अभी हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है, उसके बाद में आगे हल कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, C फाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, N I A B आ गया। हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, धारा की वैल्यू भी निकालनी है। तो धारा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो मान आया पक्षांतरण कर दिया जाता है। तो सारा पक्षांतरण कर दूंगा, तो I इक्वल टू मैं इस साइड में ले लेती हूँ। हमने क्या किया, C फाई अपॉन क्या आ गया, N A और B, ये मान आ गया हमारे पास। तो यहाँ N भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, समान चुंबकीय क्षेत्र दे रहे हैं, तो B भी कांस्टेंट और C भी क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट वैल्यू ही प्राप्त होती है। तो इन तीनों को हम क्या दे देते हैं, एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया जाता है, चाहे वो उसको आप कुछ भी दो, K दे दो, L दे दो, हमारे पास जो भी नियतांक होगा वो आ जाएगा। तो I इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, K फाई, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई हमारे पास। अभी यहाँ जो K है वो क्या है, C अपॉन N A B, ठीक। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, इसको G नाम दे दो, जो बुक में शायद हमारे पास G नाम देता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कई बच्चे। तो ये हमने क्या लिया, कांस्टेंट मान लिया, G की वैल्यू C अपॉन क्या गई, N A। अभी हम क्या देखते हैं, इक्वेशन नंबर 5 से क्या देखेंगे कि जो धारा है वो किसके समानुपाती होगी, फाई के समानुपाती होगी या नहीं होगी। कि हम क्या कहेंगे कि धारा अगर बढ़ रही है, जितना धारा का मान होगा उतना ही जो एटन कोण है, फाई है, वो क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। और जितना फाई ज्यादा होगा, है ना, जितना क्या है, फाई ज्यादा होगा, यहाँ से क्या देखते हैं हम, आई ज्यादा, तो हमारे पास फाई की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। और ये जो एंगल है वो उतना ही ज्यादा होता जाएगा, ये जो दूरी है उतनी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब डी भी क्या होता जाएगा, ज्यादा। तो इन तीनों से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ये वाला रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से आपके पास क्या आ सकता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर धारा की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं किसी धारा मापी के अंदर, तो यहाँ जो फाई है, फाई क्या जाएगा हमारा, एटन कोण, जो एटन कोण के ऊपर इसका क्या आ जाएगा, क्या इफेक्ट आएगा। या ये कह सकते हैं कि प्रकाशित स्केल से बिंदु की जो दूरी, कौन सी, ये दूरी क्या हो जाएगी, प्रकाशित, ये स्केल है, तो प्रकाशित स्केल से जो बिंदु की दूरी है उस पर इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ये कहेंगे कि धारा बढ़ेगी तो ये जो दूरी भी बढ़ेगी और एटन कोण भी बढ़ेगा। अगर घटेगी तो ये दोनों की जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, हमारे पास कम आ जाती है। अब हम धारा की मान हमने निकाल लिया कि धारा
यहाँ से हमारे पास जो बैटरी वगैरह कनेक्ट की होंगी और यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, धारा मापी में उसका विक्षेप प्राप्त हो जाता है। अभी एक चीज हमने बात की त्रिज्य क्षेत्र की और इन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात की। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं हम कि यहाँ हमने क्या ले ली, लोहे की रॉड ले ली जो इससे क्या है टच नहीं हो रही है, तो उसका हमारे पास क्या बेनिफिट है, हम ये सब क्यों लगाते हैं। तो इसका एक रीजन ये भी है कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र है तो ये जो धारा मापी है उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या रहेगा, इसमें जो धारा मापी की जो सुग्राहिता है वो उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, बात करते हैं हम धारा मापी की सुग्राहिता, या ये कह सकते हैं इसको धारा सुग्राहिता। अब देखो धारा जो सुग्राहिता होती है उसका सीधा सा हमारे पास फॉर्मूला है, इसका जो सिंबल होता है वो तो क्या होता है SI और फाई अपॉन क्या हो गया, अगर धारा जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होती है हमारे पास I होती है। तो धारा सुग्राहिता क्या हो गई कि जो एटम कोण, हमने क्या बात की थी कि जो धारा का मान जितना ज्यादा होगा हमारे पास एटम कोण फाई है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो वहीं से क्या हो गया कि जो धारा सुग्राहिता है इस धारा मापी के लिए वो क्या होगी, एटम कोण और जो धारा है उसका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, हमारा धारा सुग्राहिता कहलाती है। या क्या कह दो कि किसी धारा मापी में यदि I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो जो के प्रवाहित करने के लिए जो पर्याप्त विक्षेप आ गया, विक्षेप का मतलब क्या जाएगा हमारे पास फाई की जितना उसका क्या आ गया विक्षेप आया है वो क्या कहलाती है, उसकी धारा सुग्राहिता कहलाती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि I इक्वल क्या होता है, C फाई अपॉन क्या होता है NB, एक ठीक है, I की वैल्यू यहाँ रखी हमने, तो SI इक्वल क्या जाएगा, फाई अपॉन C फाई अपॉन NB, फाई से फाई कैंसिल, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया NBA अपॉन क्या जाता है C। तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, जो धारा मापी है उसकी जो सुग्राहिता के लिए हमारे पास अगर वैल्यू है वो आ जाएगी NBA अपॉन C। अब यहाँ पर C क्या है, ऐठन नियतांक है, तो यहाँ जो ऐठन नियतांक है उसका भी क्या होगा, कोई ना कोई क्या होगा मान होगा। तो जो ऐठन नियतांक है फास्फोरस ब्रांच के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, C इक्वल टू होती है ईटा फाई R की पावर 4 इंटू क्या हो गया अपॉन क्या हो गया 2 है। तो यहाँ जो ईटा है वो तो क्या है, फास्फोरस ब्रांच जो तार है उसका अपरूपण गुणांक हो गया, पाई निश्चित होता है, R उसकी क्या होगी त्रिज्या होगी, L क्या होगी उसकी मोटाई होगी। अभी देखो यहाँ से जो धारा सुग्राहिता की अगर बात करें, अगर सारी वैल्यूज हम रखते हैं है ना, वैल्यूज रखने से पहले देखो कि जितना SI का मान ज्यादा कब होगा, जब C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर कम हो जाएगी। भाई SI का मान तो तभी ज्यादा होगा ना जब C की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। या धारा सुग्राहिता में जितनी ज्यादा धारा सुग्राहिता देगा वो उतनी अच्छी, इसलिए मैंने धारा सुग्राहिता ज्यादा के हिसाब से ही आपको बता रही हूँ। C क्या होगा कम, यहाँ से चलो अभी यहाँ पर C कम कब होगा, जब ईटा की वैल्यू भी क्या हो कम हो, R की वैल्यू भी क्या हो कम हो और L की वैल्यू क्या हो ज्यादा हो, ये सिचुएशन होगी C कम करने की। लेकिन ये जो फास्फोरस ब्रांच का हम तार ले रहे हैं वो अगर बहुत पतला ले लिया जाता है और बहुत लंबा ले लिया जाता है तो यहाँ टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसकी एक शर्त और रहेगी, यहाँ जो कुंडली में फेरों की संख्या क्या करता है बढ़ा दो, या फेरों की संख्या का क्या है मान बढ़ा दो। तो हमारे पास क्या है, ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ ईटा की वैल्यू अपरूपण गुणांक क्या होगा कम होगा, R की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, L की वैल्यू क्या रखनी होगी हमारे पास कम रहेगी। तो धारा सुग्राहिता हमारे पास ज्यादा से ज्यादा है उसके लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने कहाँ से निकाला है, इस सिचुएशन से निकाला है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो यही कहेगा कि धारा सुग्राहिता का मान है वो कुंडली में फेरों की संख्या और चुंबकीय क्षेत्र की क्या है तीव्रता, कुंडली के क्षेत्रफल, ऐठन नियतांक
बढ़ा हुआ, या चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर दो, बढ़ा दो। चुंबकीय क्षेत्र ये हमारी क्या आ गई, इसकी कंडीशन आ गई, धारा सुग्राहिता हमारे पास बढ़ी हुई प्राप्त हो, उसके लिए ये शर्त होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसी के साथ में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वोल्टता सुग्राहिता। सेम ऐसा ही लेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस हमारे पास आएगा। ये तो हमारी धारा सुग्राहिता के लिए आ गई, धारा सुग्राहिता की जगह यहाँ क्या जाता है, ये वोल्टता सुग्राहिता। तो वोल्टता सुग्राहिता क्या होगी, ऐठनीयता और वोल्टता का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, हमारा वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, SV। तो इस तरीके से ये क्या आ गई, हमारी वोल्टता सुग्राहिता प्राप्त हो जाती है। तो धारामापी में प्रयुक्त कुंडली के शिरों पर विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जो पर्याप्त विक्षेप की मात्रा है वो क्या होती है, वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। और यहाँ हमें पता है कि कोई भी जब हम धारा ओम के नियम से देखते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, RI होता है या नहीं होता है। V इक्वल टू हमने यहाँ पर RI लिखा, तो ये क्या आ गया, SV इक्वल टू आ जाएगा फाई अपॉन क्या जाता है, RI। तो जो फाई अपॉन I है सेम मान आएगा या नहीं आएगा, यहाँ से भी आप देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से देखो ये क्या आ रहा है, I अपॉन क्या लिख दो, फाई, फाई यहाँ नीचे लाए तो क्या आया, C अपॉन क्या आ गया, NBA आया। तो हमें क्या चाहिए, फाई अपॉन आई चाहिए, इसका मान रख के कर लो। हमने जो किया था आई का यहाँ से क्या रखा था, मान लिखा था, या आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से आई फाई अपॉन आई का मान लिख सकते हो। तो यहाँ से हमने फाई अपॉन आर आई की जो वैल्यू है वो रख दी, सी फाई अपॉन क्या हो गया, NBA। तो फाई से फाई कैंसिल, जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है, NBA अपॉन क्या जाता है, RC आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो भी क्या आ रही है हमारे पास, C जो है वो क्या है, कांस्टेंट, फेरों की संख्या हो गई, एंड चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, B आ जाता है। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाती है, वोल्टता सुग्राहिता की आ जाती है। और इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ से कंपैरिजन करना चाहें, इसके साथ में SI के साथ में अगर कंपैरिजन करना चाहें तो SI इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास आया था NBA अपॉन C आया था, आया था। तो SV और SI में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन क्या जाएगा, SV इक्वल टू क्या लिख देते हैं, R तो है अपॉन R, ये NBA अपॉन C किसके इक्वल आ रहा है, SI की। तो ये क्या आ गया, SI की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वोल्टता सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता के बीच में क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है। अभी लास्ट जो हमारा इसके लिए पॉइंट है वो रहेगा क्या, धारामापी का दक्षतांक। तो धारामापी का जो दक्षतांक होता है उसको हम डिनोट करते हैं X से। धारामापी का दक्षतांक जो क्या होता है, X होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, धारा सुग्राहिता का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाता है, धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। तो यहाँ से X इक्वल टू SI की वैल्यू रख दो, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, NBA अपॉन क्या है, C। तो X इक्वल टू क्या आ गया, C अपॉन हमारे पास क्या जाता है, NBA। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, धारामापी का दक्षतांक हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके से हमने जो आज का हमारा चैप्टर था उसमें हमने बात की धारामापी के बारे में, निलंबित धारामापी के बारे में, और बात की धारा सुग्राहिता के बारे में, वोल्टता सुग्राहिता और धारा दक्षतांक के बारे में बात की। तो इसके साथ में ये जो हमने एक कुंडली है हमारा, उसके बारे में हमने थोड़ा सा क्लियर किया है। जो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो जो सेकंड पोर्शन है उसके लिए पढ़ेंगे हम वोल्ट मीटर, एमीटर, क्योंकि धारामापी की सहायता से इनको बनाया जा सकता है। वो हमारा होगा अगली क्लास में। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।